अब देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। वैसे अगर तुम हायर क्लासेस में देखोगे, इंजीनियरिंग क्लासेस में देखोगे, तो वहां पे एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अभी हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं किसकी? सॉलिड की, और सॉलिड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली जो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं वहां पे इलास्टिसिटी। अब देखो, जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी को हम डिफाइन क्या करते हैं? तो इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं मेरे पास यहां पे एक वायर है, और जिस वायर की हम बात कर रहे हैं, ये वायर अभी मेरा एक तरह से क्या है? मासलेस है। यानी जिस वायर की हम बात कर रहे हैं उसका मास नेग्लिजिबल है, और इस वायर की लेंथ अभी कितनी है? L0 है। अभी तक हम लोगों ने मैकेनिक्स में क्या डिस्कस किया था कि जितनी बॉडीज थी वो सभी बॉडीज मेरी क्या होती थी? इनएक्सटेंसिबल होती थी। और ये एक हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी इनएक्सटेंसिबल नहीं होती है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी कुछ ना कुछ अमाउंट से क्या होती है? या तो इलोंगेट हो जाती है, या कुछ ना कुछ अमाउंट से वो क्या कर जाती है? कंप्रेस कर जाती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक वायर है, या यहां पे एक वायर है जिसकी लेंथ इनिशियली कितनी है? L0 है। अब इस वायर पे मैंने क्या किया? लोड अप्लाई किया, और जैसे ही हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये वायर मेरा यहां पे क्या कर जाता है? इलोंगेट कर जाता है। तो इनिशियली वायर की लेंथ L0 थी, जैसे ही हमने यहां पे लोड अप्लाई किया तो वायर यहां पे क्या कर गया? इलोंगेट कर गया। कितना इलोंगेशन आया? वायर में जो इलोंगेशन आएगा वो आएगा L माइनस L0। अब होता क्या है, अगर मैं इस वायर से इस लोड को रिमूव करूं तो कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोड को रिमूव करते हैं, जो भी वायर है वो अपना ओरिजिनल शेप क्या करता है? रिगेन करता है। अब ये बात की बात है, हम देखेंगे कि वायर ओरिजिनल शेप रिगेन करेगा कंप्लीटली या नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी बॉडी है उस बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी वहां पे क्या कर जाती है? या तो इलोंगेट कर जाती है या फिर कंप्रेस कर जाती है। और जैसे ही हम लोड को रिमूव करेंगे तो लोड को रिमूव करने के बाद बॉडी की टेंडेंसी क्या है? बॉडी की टेंडेंसी है अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की। और ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इलास्टिसिटी। क्लियर? तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के कारण होता क्या है? जैसे हम बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, बॉडी अपना शेप चेंज कर लेती है, शेप या साइज चेंज कर लेती है। और जैसे हम लोड को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपना शेप और साइज रिगेन करने की कोशिश करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इलास्टिसिटी। अब सेकेंड जो टर्म हम डिफाइन करते हैं यहां पे, एक तो होती है मेरी यहां पे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब जो भी बॉडी होगी उस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और ध्यान रखना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड की। तो अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं तो सॉलिड के केस में हम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, और दूसरी जो होती है उसको हम लोग वहां पे बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो एक है मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दूसरी क्या है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो आगे बढ़ने से पहले हमें इन दोनों टर्म का नॉलेज होना चाहिए कि किस बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे और किस बॉडी को हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। तो होता क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई वायर है
और उस वायर की लेंथ L0 है और उस वायर पे हमने क्या किया, लोड अप्लाई किया। अभी हम जिस लोड की बात कर रहे हैं वो लोड मेरा कम है, और लोड अगर स्मॉल होगा तो उस केस में वायर क्या कर जाएगा, इलोंगेट कर जाता है। और जैसे हम लोड को रिमूव करते हैं और लोड को रिमूव करने पे अगर वायर अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर गया, लोड को रिमूव करने के बाद अगर ये वायर अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर गया, तो उस केस में इस बॉडी को हम लोग डिफाइन करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्लियर? लेकिन होता क्या है, जब हम लोड बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे ही हम लोड लगाते हैं तो वायर तो अपना ओरिजिनल शेप क्या कर जाता है, छोड़ देता है, और वायर यहां पे क्या कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है। और जैसे ही हम लोड को रिमूव करते हैं तो उस केस में बॉडी की कोई टेंडेंसी नहीं होती है ओरिजिनल शेप रिगेन करने की। तो अगर मैंने लोड अप्लाई किया और लोड अप्लाई करने पे बॉडी क्या कर गई, इलोंगेट कर गई या कंप्रेस कर गई, और लोड हटाने के बाद उस बॉडी में अगर इलोंगेशन या कंप्रेशन एज इट इज मेंटेन है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्लियर? तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है लोडिंग के ऊपर। क्लियर? अगर लोड मेरा कम है, अगर लोड मेरा कम है तो होता क्या है, जैसे हम लोड रिमूव करते हैं बॉडी अपना शेप कंप्लीटली रिगेन कर देती है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है जो कि लोड को रिमूव करने पे अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर जाती है, तो उस बॉडी को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। लेकिन अगर लोड को रिमूव करने पे बॉडी अगर अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कुछ भी नहीं कर पाती है, तो उस बॉडी को हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है और जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का कॉन्सेप्ट है, ये केवल थ्योरेटिकल है। कि होता क्या है, प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो जब भी हम किसी बॉडी को लोड करते हैं और लोड हटाते हैं तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाती है। उस बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन क्या रहता है, मेंटेन रहता है। जैसे मैं बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि एक प्लास्टिक की बोतल लो और प्लास्टिक की बोतल को हम क्रश करके क्या करते हैं, छोड़ दें। तो जैसी प्लास्टिक की बोतल को हम क्रश करके छोड़ते हैं तो बॉडी अपना शेप क्या करती है, कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाती है। लेकिन टाइम के साथ अगर देखोगे तो बॉडी कुछ ना कुछ अपना शेप क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है। तो होता क्या है, जब हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की, तो ना तो कोई बॉडी मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है और ना ही कोई बॉडी मेरी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है। क्लियर हुआ? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या है कि बॉडी पे जब हम लोड को रिमूव कर रहे हैं तो वो कुछ भी शेप रिगेन नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं तो बॉडी कुछ ना कुछ शेप क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है। फिर दूसरी टर्म ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की तरफ बिहेव कर रही है या कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की तरफ बिहेव कर रही है, ये जो बिहेवियर रहता है वो डिपेंड करता है लोडिंग के ऊपर। तो आगे इस चीज को हम डिस्कस भी करेंगे कि कैसे लोडिंग पे ये चीज क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अगर किसी बॉडी के बारे में पूछ रहा हूं कि ये बॉडी इलास्टिक है या परफेक्टली प्लास्टिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी का बिहेवियर इलास्टिक है या फिर बॉडी का बिहेवियर प्लास्टिक है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द लोडिंग अप्लाइड। क्लियर हुआ? तो इतना नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट मैं वहां पे फर्स्ट टर्म की बात करूंगा और वो फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी, स्ट्रेस होगी। तो उससे पहले ये चीज नोट डाउन करो तुम लोग वहां पे कि व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड व्हाट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब देखो, फिर से देखो वहां पे कि मान लो मेरे पास यहां पे क्या एक बॉडी है और यहां पे हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं, इस बॉडी को हम डिफाइन कर रहे हैं, मान लो एक स्टील की रॉड है, या तो बोल रहा हूं स्टील की रॉड है या फिर क्या एक स्टील का वायर है। अब जो भी स्टील की रॉड या स्टील का वायर है उसकी लेंथ अभी यहां पे कितनी है, L0 है, और अभी इस बॉडी के ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया है। अब कुछ टाइम बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद इस बॉडी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वल और ऑपोजिट फोर्स। तो अभी तक जो रॉड हमने कंसिडर करी है, जो वायर मैंने कंसिडर किया है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L0 है।
अब जैसे हम दोनों एंड पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी अब मेरी क्या एक्सटेंसिबल है या उस बॉडी की इलास्टिसिटी है। तो जैसे ही हम इस बॉडी के दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो भी रॉड या वायर है उसकी लेंथ यहां पे क्या होगी, इलोंगेट होगी। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉडी मेरी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में आएगी। क्लियर? तो जो भी बॉडी थी इस बॉडी के दोनों एंड पे हमने इक्वल और ऑपोजिट फोर्स क्या किए, अप्लाई किए। जैसे हमने इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई किए तो इस रॉड की लेंथ यहां पे क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और ऐसा नहीं होता है कि लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। जैसे ही हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है और इस मार्कर के दोनों एंड पे हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो होता क्या है, बॉडी कोई सी भी हो, बॉडी कितनी, बॉडी जब हम बात कर रहे हैं ये बॉडी भले ही स्टील का वायर हो, कॉपर का वायर हो या एल्यूमिनियम का वायर हो, ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, जब भी हम किसी बॉडी पे इस तरह से इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी हमेशा क्या होगी, इलोंगेट करेगी। अब वो जो इलोंगेशन होता है सॉलिड के केस में वो बहुत स्मॉल होता है और वो इलोंगेशन बेसिकली किस में होता है, मिलीमीटर्स में होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखोगे तो जब भी इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो हर बॉडी वहां पे क्या होती है, इलोंगेट करती है। अब जब बॉडी पे मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये फोर्स कर क्या रहा है, तो पहली चीज है कि ये जो फोर्स है इस बॉडी को इलोंगेट कर रहा है। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स मैंने इस तरह से अप्लाई किया है वो बॉडी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? तो जब मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूं तो होता क्या है, बॉडी की लेंथ वहां पे इंक्रीज करती है और फाइनली एक टाइम आता है जब उसकी लेंथ कांस्टेंट हो जाती है और हम बोलते हैं कि ये बॉडी मेरी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स एक तो इसकी लेंथ को इलोंगेट कर रहा है और दूसरा ये जो फोर्स है वो इस वायर को या इस रॉड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और होता क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी वहां पे क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। लेकिन अभी जब हमने फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी इलोंगेट हो गई है लेकिन बॉडी अभी ब्रेक नहीं हुई है। और बॉडी अगर ब्रेक नहीं हो रही है इसका मतलब है कि जो बॉडी का मटेरियल है वो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्लियर? अगर मैं यहां पे इस रॉड पे इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं या इस वायर पे इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये जो फोर्स है ये फोर्स इस वायर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये वायर या ये रॉड अगर ब्रेक नहीं हो पा रही है इसका मतलब है कि वायर का जो मटेरियल है वो यहां पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और इस बॉडी के मटेरियल ने जो भी रेजिस्टेंस ऑफर किया है यूनिट एरिया पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म आएगी, हेडिंग डालो वहां पे, सबसे पहली जो टर्म हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में वो टर्म होगी मेरी स्ट्रेस। क्लियर? और स्ट्रेस की बात हम कब करेंगे, स्ट्रेस की हम बात करेंगे जब भी हम किसी बॉडी के शेप और साइज को क्या कर रहे होंगे, चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि हमारे पास एक कंक्रीट का ब्लॉक है, मान लो हमारे पास एक ब्रिक है और जो भी ब्रिक है उसको हमने इस तरह से ग्राउंड पे लाके प्लेस किया और ग्राउंड पे प्लेस करने के बाद अब इस ब्रिक के ऊपर हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं, जब फोर्स कम होता है तो ब्रिक का कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स ब्रिक को कंप्रेस करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ब्रिक अगर टूट नहीं पा रही है इसका मतलब है कि ब्रिक का मटेरियल क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर ब्रिक का मटेरियल कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता तब तो जिस टाइम पे हमने फोर्स अप्लाई किया उसी टाइम पे ब्रिक मेरी क्या होती, क्रैक करके टूट जाती वहां पे। तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं
और फोर्स कर क्या रहा है, यहां पे फोर्स बॉडी को इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है और यहां पे फोर्स बॉडी को क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी हम किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी का मटेरियल वहां पे क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और जो भी बॉडी के मटेरियल ने रेजिस्टेंस ऑफर किया है यूनिट एरिया पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। इस बॉडी की बात करें या इस बॉडी की बात करें, इन बॉडीज में यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। तो जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन रहा है, स्ट्रेस का फॉर्मूला बन रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? तो जब भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे, स्ट्रेस का मतलब होगा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस केस को देखो जरा। रॉड में जब मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई किया है तो बताओ ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस मॉलिक्यूल को या इस एटम को कहां ले आने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो ये फोर्स इस मॉलिक्यूल को राइट की ओर खींच रहा है। अब बताओ जब मैंने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया तो फाइनली तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। ये जो रॉड का पार्टिकल या जो एटम है, ये एटम बाहर निकल गया है क्या, तो ये एटम तो मेरा रेस्ट में है। इसका मतलब है कि जो नियर बाय एटम होगा, जो इसके बगल वाला एटम होगा, वो इस एटम को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। और जब ये पुल करेगा तो इस तरह से वहां पे क्या अप्लाई करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ध्यान रखना, ये रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अब मेरा कैसा आ चुका है, रेस्ट में आ चुका है। फिर अब मैं अगर इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो होगा क्या, ये पार्टिकल अगर इस पार्टिकल को लेफ्ट की ओर खींच रहा है तो ये जो पार्टिकल रहेगा वो इस पार्टिकल को कहां पुल करेगा टुवर्ड्स राइट। अब बताओ इस पार्टिकल को कौन बचाएगा, तो जो नियर बाय मॉलिक्यूल या जो नियर बाय पार्टिकल होगा वो इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पुल करेगा वहां पे। तो जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है तो बताओ यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स किसके कारण डेवलप हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उन दोनों मॉलिक्यूल्स के कारण। तो ये जो फोर्स डेवलप होते हैं, ये फोर्स यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। और इस केस में अगर हम देखेंगे तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर यहां पे कैसा है, अट्रैक्टिव है। ये मॉलिक्यूल राइट की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है वापस लेफ्ट की ओर। तो यहां पे जो नेचर है, यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और उसका नेचर यहां पे कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स कुछ ऐसा डेवलप होगा। सिमिलरली अगर मैं इस साइड की अगर बात कर रहा हूं तो ये फोर्स इस मॉलिक्यूल को लेफ्ट की ओर ले आने की कोशिश कर रहा है। जो नियर बाय मॉलिक्यूल रहेगा वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स राइट की ओर अप्लाई करेगा और ये रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। क्लियर? सिमिलरली अभी जो रॉड थी या जो वायर था, इस वायर के ऊपर हमने इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई किया था और ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्स इस वायर को क्या कर रहा था, इलोंगेट करा रहा था। अब मान लो मैं यहां पे एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे एक और रॉड है और इस रॉड की लेंथ अभी कितनी है, L0 है। तो L0 इस रॉड की नेचुरल लेंथ है। अब इन दोनों एंड पे हम इस तरह से इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जब इस तरह से हम इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स अब क्या करेगा, ये फोर्स इस रॉड की लेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा।
क्लियर? यहां पे जो फोर्स था उसने रॉड को या वायर को इलोंगेट कर दिया था। यहां पे जब मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये फोर्स इस रॉड को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, और रॉड की लेंथ यहां पे क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। फाइनली ये बॉडी मेरी क्या आ गई, फाइनली ये बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में आ गई। अब मैं यहां पे अगर इस एटम या इस मॉलिक्यूल को देखूं तो बताओ ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस मॉलिक्यूल को लेफ्ट की ओर मूव करा रहा है, और बताओ ये मॉलिक्यूल लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है क्या? और ये मॉलिक्यूल अगर रेस्ट में है, इसका मतलब है कि जो नियर बाय मॉलिक्यूल रहेगा वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स राइट की ओर अप्लाई करेगा। सिमिलरली यहां पे ये मॉलिक्यूल राइट की ओर आने की कोशिश कर रहा है, तो जो नियर बाय मॉलिक्यूल रहेगा वो इसको क्या करेगा, वो इसको पुश करेगा, और किस डायरेक्शन में पुश करेगा, लेफ्ट की ओर। अब यहां पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देख रहा हूं तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो यहां पे जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये फोर्स बॉडी को इलोंगेट करा रहा है, यहां पे जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये फोर्स बॉडी को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। लेकिन दोनों ही केस में बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। और पहले केस में अगर हम देखेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है, और सेकंड केस में अगर देखोगे तो रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से डेवलप हो रहा है, और इस रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर यहां पे कैसा है, रिपल्सिव है। क्लियर? अब दोनों ही केस में बॉडी ने क्या किया है, रेजिस्टेंस ऑफर किया है, और जो भी बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर करती है यूनिट एरिया पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। अब जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हम जिस स्ट्रेस की बात करेंगे, हेडिंग डालो वहां पे, नॉर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले हम जिस स्ट्रेस की बात करेंगे वो होगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या है, एरिया। लेकिन यहां पे हम जिस एरिया की बात करेंगे, ये एरिया रीस्टोरिंग फोर्स पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा या फिर नॉर्मल होगा। क्लियर? तो जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन जो भी यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो एरिया पे कैसा एक्ट कर रहा होगा, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा। अब जो भी नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम किस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। और नॉर्मल स्ट्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा वहां पे होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, सिंबल याद रखना है, जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा। तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, और इसका मतलब है वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब टेंसाइल स्ट्रेस की हम बात कब करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस की हम बात करते हैं जब बॉडी ने रेजिस्टेंस ऑफर किया है अगेंस्ट इट्स इलोंगेशन। अगर हम किसी बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं और उस केस में बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे जब मैं रॉड को खींचने की कोशिश करता हूं तो रॉड का मटेरियल क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। लेकिन यहां पे जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है वो ऑफर हुआ है अगेंस्ट इलोंगेशन। तो अगेंस्ट इलोंगेशन जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा टी से। कंप्रेसिव स्ट्रेस की हम बात कब करते हैं, अगर हम किसी बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी बॉडी को हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉडी का मटेरियल क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो जो भी बॉडी का मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगेंस्ट कंप्रेशन, उसको वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो जैसे इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को अगर देखोगे तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स रॉड को क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और रॉड ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है वही मेरा यहां पे क्या है, यूनिट एरिया पे जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है वही मेरा यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करोगे तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, सिग्मा सी से।
अब देखो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि इस रॉड का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, ए है, और अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूं तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये रीस्टोरिंग फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जो टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F अपॉन A। तो F मेरा रीस्टोरिंग फोर्स है और ये जो भी रीस्टोरिंग फोर्स है ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स इस एरिया पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो स्ट्रेस रहेगा इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे और इसका फॉर्मूला अगेन क्या होगा, F बाय A होगा, और A वहां पे क्या है, वो एरिया कंसिडर करना है जो रीस्टोरिंग फोर्स पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो किसी बॉडी को जब हम क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, और जब किसी बॉडी को हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे मेरा क्या डेवलप होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। अब देखो यहां पे हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। और बेसिकली हम करते क्या है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में अगर हायर क्लासेस में देखोगे तो ये जो चैप्टर होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिकली वहां पे हम मटेरियल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूं कि स्टील है या फिर बात कर रहा हूं कंक्रीट की, तो जब मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है सॉलिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में होता है। तो एक तो हम बात करते हैं स्टील की, दूसरी हम बात करते हैं किसकी, कंक्रीट की। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और जब हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट की वहां पे हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्टील को जब हम खींचने की कोशिश करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट का फोर्स क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टील की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसका मतलब है कि जब स्टील को हम खींचने की कोशिश करते हैं तो उसके यूनिट एरिया पे लार्ज अमाउंट का फोर्स हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसका मतलब है कि जब कंक्रीट को हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो यूनिट एरिया होगा उस पर लार्ज अमाउंट का हम फोर्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जब हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं तो वहां पे इस तरह के कॉलम होते हैं, और कभी ध्यान देखना जब घर बनते हैं तो वहां पे इस तरह से कॉलम होता है और कॉलम के ऊपर इस तरह से कंक्रीट की बीम आती है। और अभी अगर हम इस बीम की बात कर रहे हैं तो ये बीम अभी मेरी क्या है, नेचुरल लेंथ में। अब इस बीम के ऊपर इस तरह से तुम परपेंडिकुलर लोड अप्लाई करो, और होता क्या है जब इस बीम पे इस तरह से हम परपेंडिकुलर लोड अप्लाई करते हैं तो ये जो बीम रहती है ये बीम अब इस तरह से डिफॉर्म होने की कोशिश करती है, और जब ये बीम इस तरह से डिफॉर्म होने की कोशिश करती है तो जितनी भी ऊपर की लेयर होती है ये ऊपर की लेयर कंप्रेस होती है, और अगर हम नीचे की लेयर की बात करें तो नीचे की लेयर यहां पे क्या होती है, इलोंगेट होती है। तो जब बीम पे इस तरह से वर्टिकल लोड आता है तो नीचे की लेयर वहां पे इलोंगेट होती है और ऊपर की लेयर वहां पे क्या होती है, कंप्रेस करना स्टार्ट करती है। अब होता क्या है, अगर तुम बीम का क्रॉस सेक्शन देखना तो कभी इस तरह से ऑब्जर्व करोगे कि ये अगर तुम्हारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, अगर मान लो इस तरह से बीम डली हुई है और बीम का हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो बीम के क्रॉस सेक्शन में अगर देखोगे तो नीचे यहां पे इस तरह से स्टील की बार्स होती है, और ये बार्स हम इक्वल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ऊपर भी यहां पे हम क्या करते हैं, 2 बार प्रोवाइड करते हैं, और यहां पे मेरे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं जिनके थ्रू इन बार को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। और इनके बीच में अगर देखोगे यहां पे हम लोग यूज करते हैं स्टील,
और इस पूरे पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे पोर्शन में कंक्रीट होता है। अब कई बार पूछा जाता है वहां पे कि नीचे हमने स्टील क्यों प्रोवाइड की है, और देखोगे मैक्सिमम जो स्टील हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है बीम के केस में या स्लैब के केस में, तो हमें नीचे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि नीचे क्या हो रहा है, नीचे की जो लेयर है वो सबसे ज्यादा इलोंगेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि नीचे हमें वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि लार्ज अमाउंट का टेंसाइल स्ट्रेस क्या कर सके, बियर कर सके। अगर मैंने नीचे वो मटेरियल यूज किया होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती, तब तो ये बीम जो रहती है वो बहुत जल्दी क्या कर जाती, फेल कर जाती है यहां पे। तो नीचे हमने स्टील इसलिए यूज किया है क्योंकि स्टील की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ऊपर हम मैक्सिमम कंक्रीट यूज करते हैं क्योंकि ऊपर की लेयर कंप्रेस हो रही है, तो ऊपर हमें वो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होगी। इसका मतलब है कि ऊपर हमें वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो कि हाई अमाउंट का स्ट्रेस कंप्रेशन में क्या कर सके, बियर कर सके। क्लियर? तो सिमिलरली जब हम बीम की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। जब हम स्लैब को कास्ट करते हैं तो स्लैब में भी देखोगे नीचे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है और ऊपर कंक्रीट प्रोवाइड किया जाता है, और इसका रीजन यही है कि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जहां पे हमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा होगा तो वहां पे हम कंक्रीट को यूज करने की कोशिश करते हैं, और जहां पे हाई टेंसाइल स्ट्रेस बन रहा होगा तो उस रीजन में हम क्या करते हैं, स्टील की बार को यूज करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर देखोगे कॉलम के केस में, तो कॉलम के केस में भी हम क्या करते हैं, वर्टिकल बार्स प्रोवाइड करते हैं। कि होता क्या है, जब कॉलम के ऊपर लोड आता है तो कॉलम भी बकल करता है, और बकल करेगा तो जो उसकी रीइंफोर्समेंट रहती है वो क्या करती है, बेंड होती है। तो जब हम कॉलम की बात करें या फिर हम बीम की बात करें तो वहां पे हम स्टील और कंक्रीट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, और कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। क्लियर ना? तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। या नॉर्मल स्ट्रेस को हमने क्या डिफाइन किया, नॉर्मल स्ट्रेस को हम डिफाइन किया है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उस एरिया पे कैसा एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक डिफाइन किया है टेंसाइल और दूसरा क्या डिफाइन किया है, कंप्रेसिव। अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है अगेंस्ट इलोंगेशन तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल, और अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है अगेंस्ट कंप्रेशन तो उस स्ट्रेस को हमने क्या नाम दिया है, कंप्रेसिव स्ट्रेस नाम दिया है। तो नोट डाउन करो, फिर मैं आगे नेक्स्ट बात करता हूं किसी स्ट्रेस की। जो सेकंड स्ट्रेस होगा, नोट डाउन कर लो उससे पहले इस चीज को, जो सेकंड स्ट्रेस आता है वो आता है मेरा वहां पे शियर। तो अभी तक हमने बात करी नॉर्मल स्ट्रेस की, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, शियर स्ट्रेस की। तो उससे पहले इसको नोट डाउन करो पहले यहां पे। अब देखो नेक्स्ट जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अब जैसे देखो यहां पे कि मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, और जो भी ब्लॉक है ब्लॉक के लोअर एंड को हमने वहां पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। तो इस तरह से मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक के लोअर एंड को हमने यहां पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। अब जो भी ब्लॉक है ब्लॉक के टॉपमोस्ट पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से मैंने एक ब्लॉक को ग्राउंड पे लाके प्लेस किया, और ब्लॉक के टॉपमोस्ट सरफेस पे इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे देखो मैं तुम्हें बोलूं यहां पे कि दो केस कंसीडर करो यहां पे। फर्स्ट केस में बोल रहा हूं कि एक ब्लॉक लो, ब्लॉक का लोअर एंड फिक्स कर दो, और ये ब्लॉक मान लो मेरा किसका है, क्ले का है। सेकेंड केस में क्या कर रहा हूं, मैं एक और ब्लॉक ले रहा हूं, और मान लो ये ब्लॉक मेरा किसका है, कंक्रीट का बनाया है, लेकिन लोअर एंड दोनों ही केस में मेरे क्या है, फिक्स्ड है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि दोनों ही ब्लॉक के ऊपर सेम अमाउंट का इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
अब देखो होता क्या है, जब यहां पे हम इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हम लोग ये मान सकते हैं कि जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक नंबर ऑफ लेयर का क्या है, कलेक्शन है। तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक एक्चुअली इस तरह से नंबर ऑफ लेयर से मिलके बना है। इस तरह से मेरा ब्लॉक है। ब्लॉक का ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कितना है, ए है। अब जो भी ब्लॉक है हमने अजम्पशन लिया है कि ये जो ब्लॉक है इस तरह से नंबर ऑफ लेयर का क्या है, कलेक्शन है। जब इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस लेयर पे टेंजेंशियली, तो अगर हम इमेजिन करें तो ये जो फोर्स है ये फोर्स इस लेयर को आगे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये लेयर अगर आगे स्लाइड नहीं कर पा रही है, ये लेयर अगर आगे स्लाइड नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि जो नीचे वाली लेयर है वो इस लेयर को क्या कर रही है, इस लेयर के मूवमेंट को अपोज कर रही है और इसके ऊपर अप्लाई कर रही है रिस्टोरिंग फोर्स। अगर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के मूवमेंट को अपोज नहीं करेगी, नहीं रोकेगी, तब तो ये लेयर स्लाइड करके क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो जब हम किसी ब्लॉक पे इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये लेयर टूट के बाहर नहीं आ रही है, और ये लेयर अगर टूट के बाहर नहीं आ रही है इसका मतलब है कि जो नीचे वाली लेयर है वो इस लेयर के मूवमेंट को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो इस लेयर ने इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई किया है, और जब ये लेयर इक्विलिब्रियम में आएगी तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब मैं अगर यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो ये अगर मान लो मेरी लेयर 1 है, ये मेरी क्या है, लेयर 2 है, तो लेयर 2 ने लेयर 1 के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स कितना अप्लाई किया, एफ अप्लाई किया। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस एरिया पे कैसा है, टेंजेंशियल है। तो जो भी शेयर स्ट्रेस होता है इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, और यहां पे फॉर्मूला अगेन क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या हो गया, एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे एफ है, एरिया हमें कौन सा लेना है, तो हमें वो एरिया लेना है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स पे टेंजेंशियल होता है। क्लियर। नॉर्मल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम वो एरिया लेते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जब हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त हमें वो एरिया कंसीडर करना है जो रिस्टोरिंग फोर्स पे कैसा एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो एक मेरा नॉर्मल स्ट्रेस था, दूसरा मेरा क्या था, शियर स्ट्रेस था। तो यहां पे जब मैं क्ले और कंक्रीट के ब्लॉक के ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और फोर्स कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जब फोर्स कंटिन्यूअसली हम बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम हम ऐसा भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो लेयर रहती है ऊपर की वो इस तरह से टूट के बाहर निकल जाती है, और कुछ टाइम बाद डायग्राम ब्लॉक का कुछ ऐसा रह जाता है। अगर हम क्ले के ब्लॉक के ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हैं तो बॉडी का मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब बॉडी का मटेरियल सफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाता है और उस केस में ऊपर का पार्ट जो रहता है वो स्लाइड करके ऐसा निकल जाता है। अगर स्लाइड करके कोई पार्ट इस तरह से बाहर निकल रहा है तो हम बोलते हैं कि जो भी मटेरियल है वो यहां पे फेल कर गया है, और ये मटेरियल फेल कर रहा है किसके कारण, ये मटेरियल फेल कर रहा है ड्यू टू शियर। सिमिलरली यहां पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इन दोनों केस को अगर कंपेयर करेंगे तो क्ले का जो ब्लॉक रहेगा वो सबसे पहले इस तरह टूटेगा, और जब कंक्रीट के ब्लॉक को अगर इस तरह तोड़ना होगा तो हमें लार्ज अमाउंट का फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो क्ले है, क्ले की शियर स्ट्रेंथ कम है, और जो कंक्रीट है, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगेंस्ट शियर कंक्रीट जो है वो लार्ज अमाउंट का स्ट्रेस बियर कर सकता है, लेकिन जो क्ले होता है, क्ले अगेंस्ट शियर ज्यादा स्ट्रेस क्या कर पाता है, बियर नहीं कर पाता है, इसलिए ब्लॉक क्या होता है, टूट जाता है। तो अगर ये ब्लॉक इस तरह टूट रहा है तो हम बोलते हैं कि ये जो भी फेलियर हुआ है ये फेलियर हुआ है ड्यू टू शियर। अब तीसरा जो स्ट्रेस होता है उसको हम नाम देते हैं वहां पे वॉल्यूम स्ट्रेस। तो तीसरा जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। और वॉल्यूम स्ट्रेस की हम बात कब करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस की हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है
अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पे हम चारों तरफ से क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे फोर्स का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, फोर्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड सबके अलोंग लग रहा है। तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पे हम सभी तरफ से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स बॉडी को क्या कर रहा होगा, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। अब बॉडी का मटेरियल भी यहां पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से ऑफर करेगा। अब इस बॉडी के मटेरियल ने जो भी रेजिस्टेंस ऑफर किया है यूनिट एरिया पे, उसी को वहां पे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। अब देखो, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, प्रेशर P। तो जब हम वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर। और अगर चेक करोगे तो दोनों की यूनिट वहां पे सेम होती है। प्रेशर का मतलब भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो अगर मैं एसआई सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और सीजीएस में अगर जाओगे तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की भी यूनिट क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो भी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस मेरे तीन टाइप के, एक होता है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है शियर, और तीसरा मेरा क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम स्ट्रेस की हम बात कब करेंगे, जब बॉडी पे सभी तरफ से हम क्या अप्लाई कर रहे होंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो नोट डाउन करो इतना यहां पे। अब देखो यहां पे कुछ केसेस देखो, वहां पे सबसे पहला केस में क्या बोल रहा हूं यहां पे, कि एक रॉड है, और जो भी रॉड है, रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे गिवन है ए। तो इस तरह से मेरी रॉड है और इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। फिर जो भी रॉड है, रॉड के दोनों एंड पे अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जब इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी में क्या डेवलप होगा, इस रॉड में डेवलप होगा रीस्टोरिंग फोर्स, और जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा वहां पे, और जो भी रीस्टोरिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो भी रॉड है, इस रॉड में इस तरह से एक प्लेन ले रहे हैं, और ध्यान है इस रॉड में ऐसे नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे वहां पे। तो इस रॉड में मैंने यहां पे इस तरह से एक प्लेन लिया है, और जो भी प्लेन है उसका ये एंगल यहां पे कितना है, थीटा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए डैश है। अब मुझे बताना है कि इस प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा या फिर शियर स्ट्रेस डेवलप होगा या फिर दोनों डेवलप होंगे। तो होगा क्या यहां पे, ये तुम्हारा यहां पे एक प्लेन यहां पे है, एक प्लेन यहां पे, तो इस तरह से मेरे यहां पे दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है। इस प्लेन का एरिया कितना है, ए, इस प्लेन का एरिया कितना है, ए डैश। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी क्या यूज करें, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है कि हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसका एरिया वहां पे कितना हो गया, ए बाय कॉस थीटा। अब देखो जो भी प्लेन है, ये प्लेन मेरा कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस तरह से मेरा ये प्लेन है, और जो भी प्लेन है, प्लेन ये वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। अब जो भी प्लेन के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके किसी भी एक साइड का हमें रिस्टोरिंग फोर्स कंसीडर करना है। तो जैसे मैं अगर यहां पे कोई मॉलिक्यूल लूं तो इस मॉलिक्यूल के किसी भी एक साइड का हमें रिस्टोरिंग फोर्स देखना है, तो बगल वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा वो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा,
और ये जो एंगल रहेगा, अब चेक करना, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया 90, 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये एंगल थीटा 90, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो चेक करो ये एंगल मेरा यहां पे कितना निकल के आता है, थीटा। देखो ये एक ही नहीं है। अब जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स के यहां पे दो कंपोनेंट हैं, एक तो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और सिमिलरली इस फोर्स का एक और कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, और वो कंपोनेंट कितना है, एफ साइन थीटा। अगर मैं एफ कॉस थीटा की बात कर रहा हूं, तो एफ कॉस थीटा मेरा वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर मैं एफ साइन थीटा की बात कर रहा हूं, तो एफ साइन थीटा मेरा वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस सरफेस पे कैसा है, टेंजेंशियल है। तो अगर मैं इस सरफेस या इस प्लेन की बात कर रहा हूं, तो इस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप हुआ है, और साथ में क्या डेवलप हुआ है, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स कितना, एफ कॉस थीटा अपॉन ए डैश। ए डैश की वैल्यू पुट करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ए डैश की जगह पुट करोगे ए इंटू कॉस थीटा, तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है वो हो जाएगा एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए। सिमिलरली जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं उस प्लेन पे रिस्टोरिंग फोर्स टेंजेंट के अलोंग भी है, तो यहां पे साथ में क्या डेवलप होगा, यहां पे साथ में डेवलप होगा शियर स्ट्रेस भी, और शियर स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ए डैश की जगह पुट कर दो तो ये वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा साइन थीटा बाय कितना, ए। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी शियर स्ट्रेस रहेगा वो हो जाएगा एफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा बाय 2a। तो ये मेरा यहां पे शियर स्ट्रेस होगा, और ये मेरा यहां पे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो यहां पे अगर इस रॉड में मैं इस तरह से कोई प्लेन कंसीडर करता हूं, तो उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, और उस प्लेन पे वहां पे क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है। फिर देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पे कि ऐसा कौन सा प्लेन है जिस पे शियर स्ट्रेस मेरा क्या है, मैक्सिमम है, तो अगर मुझे शियर स्ट्रेस को मैक्सिमम करना है, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम तभी हो पाएगा जब साइन 2 थीटा कितना होगा, 1। साइन 2 थीटा 1, तो 2 थीटा कितना 90 डिग्री, तो थीटा कितना 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, इस रॉड में अगर मैं कोई प्लेन कंसीडर करूं, और ये प्लेन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री। तो इस रॉड में अगर मैं 45 डिग्री पे अगर कोई प्लेन कंसीडर करता हूं, तो इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम डेवलप होता है। और कितना शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो पाएगा, साइन 2 थीटा 1, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन 2a। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेन है जिसके लिए नॉर्मल स्ट्रेस मेरा क्या है, मैक्सिमम है, तो अब तुम क्या बोलोगे, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसका मतलब कॉस थीटा 1 दैट इज थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये अगर मेरी यहां पे रॉड है, और इस रॉड में अगर मैं यहां पे एक प्लेन कंसीडर करता हूं, तो इस प्लेन के लिए थीटा क्या हो गया, 0, और ये जो प्लेन रहेगा, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या होगा, F बाय ए होगा। क्लियर हो। तो जब मैं इस रॉड को इस तरह से खींचूंगा, जब मैं इस रॉड को इस तरह से खींचूंगा, तो जो प्लेन परपेंडिकुलर है उस पे नॉर्मल स्ट्रेस सबसे पहले क्या होगा, मैक्सिमम डेवलप होगा। सिमिलरली अगर मैं कोई प्लेन कंसीडर कर रहा हूं 45 डिग्री पे, तो उस प्लेन पे हमारा शियर क्या है, मैक्सिमम है। तो जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, इस मटेरियल की मान लो मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है,
और मान लो इस मटेरियल की मेरी क्या है, शेयर स्ट्रेंथ भी है। अगर मुझे ये ब्लॉक कभी इस तरह से, या मुझे ये रॉड कभी इस तरह टूटती हुई दिखाई देती है, हो सकता है कि ये रॉड इस तरह टूट के क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। अगर ये रॉड इस तरह टूट रही है, इसका मतलब है कि जो भी मटेरियल है वो मटेरियल फेल हुआ है अगेंस्ट शियर। तो इस तरह से रॉड अगर टूटेगी तो ये टूटेगी ड्यू टू शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस के कारण अगर बॉडी टूट रही है तो वहां पे हम बोलते हैं कि ये जो बॉडी है इसका फेलियर हुआ है अगेंस्ट शियर। लेकिन अगर यही रॉड मेरी इस तरह टूटती हुई दिखती है मुझे, तो इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है ये बॉडी फेल हुई है अगेंस्ट नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम डेवलप होगा, और अगर स्ट्रेस बॉडी इतना बियर नहीं कर पाई तो इस तरह टूट जाएगी। अगर इस तरह से बॉडी टूट रही है तो ये टूट रही है शियर के कारण, और इस तरह से अगर कोई बॉडी टूटती है तो ये बॉडी का टूटना जो होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। मान लो मैं से एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और जो भी ब्लॉक है उसके एक एंड को हमने वॉल से फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को मैंने ग्राउंड पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक मेरा यहां पे फिक्स्ड है। इस ब्लॉक का डायमेंशन गिवन है, मान लो ये डायमेंशन दिया है यहां पे कितना, 5 मीटर, साथ में ये डायमेंशन दिया है वहां पे 2 मीटर, ये डायमेंशन दे दिया वहां पे 4 मीटर। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक मेरा यहां पे इस तरह से, तो जो भी ब्लॉक है ब्लॉक का एक एंड मैंने वॉल से फिक्स कर दिया, दूसरा एंड मैंने ग्राउंड से फिक्स कर दिया। ब्लॉक का डायमेंशन गिवन है, और इस ब्लॉक के ऊपर अब मैं इस तरह से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ये फोर्स है 100 न्यूटन का, और ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है ये फोर्स एक्ट कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब मुझे बताना है कि ये जो मेरा प्लेन है, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा और इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो जब हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे या फिर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो वो किसी प्लेन के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं टॉप मोस्ट सरफेस के प्लेन की। अब टॉप मोस्ट सरफेस पे अगर प्लेन कंसीडर करोगे तो चेक करो यहां पे फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, वो हो जाएगा F sin 30, और फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos 30। देखो यही कि नहीं वहां पे। अब जो भी F cos 30 होगा उसके कारण बॉडी में इस तरह से एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। सिमिलरली F sin 30 के कारण भी बॉडी में इस तरह से यहां पे क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इस प्लेन पे एक तो डेवलप हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया F cos 30, दैट इज 100 cos 30 अपॉन एरिया। अब ध्यान है, एरिया मुझे ये वाला कंसिडर करना है, और ये एरिया मेरा कितना है 5 × 2 10 मीटर स्क्वायर। तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। cos 30 हो गया मेरा √3/2, तो दैट इज कितना हो गया 50 √3/10, या फिर हम लिख दें 5√3, और इसकी यूनिट यहां पे होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यही है कि नहीं वहां पे। सिमिलरली अगर मुझे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया 100 sin 30 अपॉन एरिया। रिजल्ट यहां पे क्या हो गया sin 30 1/2, तो यूनिट हो जाएगी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो मैंने यहां पे ब्लॉक कंसीडर किया है उसके टॉप मोस्ट सरफेस का जो प्लेन होगा उस प्लेन पे इतना नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा और इतना वहां पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। क्लियर? तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं जिसमें हम किसकी बात करेंगे, बल्क स्ट्रेस की बात करेंगे। तो नोट डाउन करो पहले से।
अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने स्फेरिकल बॉल को लाके प्लेस किया है। इस बॉल का रेडियस है कितना, 10/π सेंटीमीटर। तो जो भी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बॉल को लाके प्लेस किया, इसके चारों ओर गैस है, और ऊपर से हमने एक पिस्टन को लाके प्लेस कर दिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उस पिस्टन का मास दिया है 50 केजी। तो A और M ये दोनों गिवन है किसके लिए, पिस्टन के लिए, और ये डायमेंशन किसके लिए दिया है, बॉल के लिए दिया है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द बल्क स्ट्रेस। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, बल्क स्ट्रेस। और जो भी बल्क स्ट्रेस है, इसको हमने किससे डिनोट किया था अभी, बल्क स्ट्रेस का मतलब था वहां पे प्रेशर। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है बल्क स्ट्रेस, और ये बल्क स्ट्रेस हमें किस पे कैलकुलेट करना है, बॉल पे। तो जो भी बॉल होगी, बॉल पे सराउंडिंग गैस सभी तरफ से क्या अप्लाई कर रही होगी, फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं पर यूनिट एरिया पे, प्रेशर P। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है प्रेशर। तो जो प्रेशर होगा वही मेरा यहां पे क्या होगा, बल्क स्ट्रेस होगा। अब जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में प्रेशर हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर गैस का प्रेशर P है और मुझे P फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अब बताओ, इस पिस्टन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऊपर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स कितना होगा, P0 इंटू A। इस पिस्टन का वेट है M इंटू G नीचे की ओर। अब अगर गैस का प्रेशर अगर P है तो गैस भी क्या कर रही होगी, गैस भी ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और कितना अप्लाई करेगी, P इंटू A। अब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है P0 A प्लस mg किसके बराबर, P इंटू A के बराबर। तो जो भी प्रेशर होगा, प्रेशर हो जाएगा mg बाय A प्लस कितना हो गया, P0। P की वैल्यू m इंटू जी, मास दिया है kg में 50, g की वैल्यू 10। अब एरिया, ध्यान है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर दो मीटर स्क्वायर में, तो ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10⁻⁻⁴। प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक होता है वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, ये ऊपर जाके 10⁵ बन जाएगा, 10⁵ 10⁵, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो गैस मेरी फिल्ड है इस कंटेनर के अंदर, ये गैस का वहां पे क्या है, प्रेशर है, और जो गैस का मेरा प्रेशर होगा वही मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, बल्क स्ट्रेस हो जाएगा वहां पे। क्लियर हुआ, तो नोट डाउन करो इसको वहां पे।